नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री, खासतौर से हम ईएमआरएस की यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में टीयर 1 का रिजल्ट आया है, लेकिन केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती है उसमें भी सेम ही पैटर्न है और उसमें भी टीयर 2 का इसी प्रकार का सिलेबस है। तो आप जो भी विद्यार्थी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस में से किसी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं इतिहास विषय से, वो इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको गाइडलाइंस की कुछ आवश्यकता है तो। अभी ईएमआरएस टीयर 1 का रिजल्ट आया है और उसके बाद में चूंकि इतिहास के अधिकांश विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए होते हैं तो उनका एक क्वेश्चन है कि सर टीयर 2 की किस प्रकार से तैयारी की जाए। देखिए, एक तो चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि जो समय है आपका जितना बचा है उसमें आपने पहले से क्या पढ़ा हुआ और बचे हुए समय में आप कितना पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ किताबें बता दूं बहुत सारी और आप वो नहीं पढ़ पाएँ तो वो आपके लिए कोई काम की नहीं है, भले ही वो किताबें कितनी ही अच्छी हों। सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके 12th क्लास के अंदर 3 किताबें चलती हैं इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की 3 किताबें चलती हैं 12वीं कक्षा में। और अभी 2-3 साल पहले जो सिलेबस कम कर दिया था उसके अकॉर्डिंग उनमें 4 चैप्टर हैं। 4 एंशियंट हिस्ट्री के हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, 4 हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के और 4 हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। उनका ही सिलेबस में नाम लिख रखा है। इसी प्रकार से आपके 11th क्लास के अंदर किताब चलती है विश्व इतिहास के कुछ विषय। जैसे 12वीं वाली का जो किताबों का नाम है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ऐसे ही यहाँ पर 11th में विश्व इतिहास के कुछ विषय नाम की किताब चलती है, जिसमें पहले 11 चैप्टर हुआ करते थे, वर्तमान में 7 चैप्टर हैं और वो 7 चैप्टर ही आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर लिखे गए हैं। अब क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्या हमें सिर्फ और कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को किस प्रकार से तैयार करना है, उस सब पे हम बात करेंगे। जैसे कि आपके 40 क्वेश्चन हैं वो 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव के हो गए और आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वो 4-4 मार्क के आपके सब्जेक्टिव हो गए। तो 60 मार्क्स के ये हो गए आपके और 40 मार्क्स आपके ये हो गए, यानी 100 हो गया टोटल। यानी 40% ऑब्जेक्टिव, 15% डिस्क्रिप्टिव। ये सब आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सिलेबस समझा भी देता हूँ कि आपको जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है और कैसे उनमें से अपने टॉपिक्स का चुनाव करना है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। ये खासतौर से जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड चैप्टर है, इराक जिस पे आप वर्तमान में मानते हैं, तो उससे संबंधित बातें आपको एनसीईआरटी से तो पढ़नी ही है। देखिए, यदि ये ऑब्जेक्टिव ही होता तो मैं आपको कह देता कोई सार संग्रह पढ़ लो, मेरे भी नोट्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊं भी और कहाँ यूजफुल हो सकते हैं। मैं मिसगाइड नहीं कर सकता कि मेरे नोट्स ही पढ़ के आप चले जाओ, मैं इस तरीके की बातें नहीं करता। कुछ पैसों के लिए मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आने हैं और यदि एग्जामिनर ने एनसीईआरटी की बुक उठाकर सवाल उठाने, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, तो फिर कोई शॉर्ट नोट्स या कोई ये जो आपकी ऐसी किताबें आती हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा मैटर लगा के और उसको सार संग्रह बना दिया जाता है, वो काम नहीं आएंगी। मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ आपको मेसोपोटामिया में किस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ, वहाँ का शहरी जीवन कैसा था, वहाँ पर जो नगर बसे, एक तो ऐसे नगर थे जहाँ पे धार्मिक स्थल के नाम पे बसे और एक व्यापार के नाम पे, उनके एक एक उदाहरण भी दे रखे हैं। वो बेसिक चीज़ आपको सब पता होनी चाहिए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव का वो कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ठीक है, ऑब्जेक्टिव की भी आपको तैयारी करनी है, उसमें नोट्स छोटी किताबें काम आ जाती हैं। और कोशिश करें कि इसको किसी और किताब से भी तैयार करने की कोशिश करें। प्राचीन विश्व इतिहास की कोई भी किताब हो या विश्व सभ्यताओं की कोई किताब हो, उसमें से आप राइटिंग एंड सिटी लाइफ को तैयार कर सकते हैं। फिर बात आती है दूसरा, मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कोई चीज़ पर्याप्त नहीं होती है और समय के अनुकूल काम करती है उसके हिसाब से। तो मैं पहले अपनी बात ना कर दे, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे मेरा कोई कोर्स वोर्स नहीं चल रहा कि जिसको मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नोट्स हैं और वो भी आपको जरूरी लगे तो ले लो, नहीं तो उसमें कोई जरूरी नहीं है। और किसी विद्यार्थी के पास पैसे की कोई दिक्कत तो मेरे से फ्री ले लेना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो मैं उसके लिए वीडियो ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो समझा रहा हूँ आपको कि तैयारी कैसे करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के नोट्स पढ़ के या कोई छोटे मोटे कोर्स से तैयारी होने वाली बात नहीं है ये। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये खासतौर से रोमन साम्राज्य की बात है। जब रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई 27 ईसा पूर्व में, ऑगस्टस ने जब रोमन साम्राज्य की स्थापना की, और उससे 600 सीई तक का आपको पढ़ना है। ये बीसीई से लेके सीई तक आपको आगे चलना है। तो इसके अंदर एनसीईआरटी में आपको पूरा मैटर लगभग आपके अच्छे तरीके से दे रखा है। उसमें बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। आपको रोमन एम्पायर की आप कहीं पे और आपको कोई प्राचीन इतिहास की किताब मिल जाए रोम की सभ्यता के बारे में, उससे संबंधित चीज़ पढ़ लेना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रोमन एम्पायर, रोमन गणतंत्र का काल आपको नहीं पढ़ना है, रोमन एम्पायर का काल पढ़ना है जो 27 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था।
उसके बाद में बात आती है नोमैडिक एम्पायर की। ये यायावर साम्राज्य नाम से आपको हिंदी की किताब में मिल जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी है, तो दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। ये मुख्य तौर पर मंगोलों से संबंधित किताब है, जिसमें आप चंगेज खान से लेकर और बाद में कुबलाई खान तक की पूरी डिटेल आपके इसमें दी भी गई है। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि ज़्यादातर जो और भी स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आधुनिक विश्व का इतिहास पूछा जाता है। तो आधुनिक विश्व का जहाँ इतिहास पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ये वाला जो चैप्टर है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस और डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ये तो नहीं, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये उसके अंदर मिल जाता है। लेकिन और जो देखिए यहाँ पर ये मध्यकालीन यूरोप का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा हालांकि इसके अंदर आपको मिल जाएगा जैसे पुनर्जागरण वगैरह में, लेकिन खुद जैसे फ्यूडल सोसाइटी और ये क्या है, मध्यकालीन यूरोप का थोड़ा सा पार्ट है। हालांकि फिर ये पुनर्जागरण में आधा चैप्टर आपको ये आधुनिक की किताबों में मिल जाएगा, ये आपको मिल जाता है। लेकिन ये नहीं मिलते, नोमैडिक एम्पायर्स नहीं मिलता, और ये एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट नहीं मिलता, राइटिंग एंड सिटी लाइफ नहीं मिलता, क्योंकि आधुनिक विश्व इतिहास ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके अलावा इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो आपको इग्नू वगैरह की बुक्स में कहीं मिल सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल जो किताबें आती हैं, गाइड्स आती हैं, उनके अंदर नहीं मिलता। इसी प्रकार से पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन ये भी मुश्किल से मिलता है। इसके अंदर मैं आपको बारी बारी समझा देता हूँ कि क्या क्या है और कैसे आपको इसको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि इसका मैटर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने तो इसका कुछ मैटर ऐड करके दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए थोड़ा सा आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। तो आप नेट वगैरह से कोई टॉपिक आपको ये तैयार करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका मैटर, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ तक नोमैडिक। तो ये यायावर साम्राज्य, तो इसमें आप देख लो कि भी मंगोलों की पहले वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, फिर मंगोलों ने किस प्रकार से उस साम्राज्य को बनाया। चंगेज खान के जीवन परिचय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और कुबलाई खान का जो चीन पर नियंत्रण था और मार्को पोलो वहाँ पर आया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप पहले, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ने का प्रयास करो, न कि किसी बहुत ही छोटे शॉर्ट नोट्स वगैरह से। आप एनसीईआरटी, क्योंकि एक किताब ये है, 3 वो हैं, भारतीय इतिहास की 3 किताबें तो आप एक हफ्ते के अंदर पढ़ सकते हो, इतनी छोटी किताबें हैं और बहुत ईजी है वो, उसमें समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार इतिहास पढ़ने वाले हो, आपने टियर 1 पास किया है, आपने पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे, तैयारी की है, तो आप कोशिश करें जो बुक्स हैं उसी से तैयार करने की। द 3 ऑर्डर्स, यहाँ पर आप देखिए 3 वर्ग वाला जो ये पार्ट है, उसमें आपके जो पादरी वर्ग है और आपका जनसाधारण वर्ग है और कुलीन वर्ग है, उसके बारे में चर्चा है। तो यहाँ पर आपको खासतौर से यूरोप के में और पश्चिमी यूरोप की बात है, इंग्लैंड की बात है, फ्रांस की बात है, उन पर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ का जो आपको फ्यूडल सोसाइटी है और उस समय का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सामंतवादी व्यवस्था और उस समय की जो उनकी अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर राज्यों का निर्माण, चर्च और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और हिस्टोरियंस व्यूज़ ऑन डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी इतिहासकारों का क्या मत है इसमें फ्यूडलिज्म की डिक्लाइन के ऊपर, इसके पतन के ऊपर। तो इससे संबंधित एनसीईआरटी का चैप्टर आपको पढ़ना ही है। बाकी आपको मध्यकालीन यूरोप की किसी किताब में सामंतवाद के संबंध में मिल जाएगी, या कोई आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो, या उस पीडीएफ से ही एक बार बेसिक पढ़ सकते हो कि सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार से वर्क करती थी। थोड़ा तो इसके अंदर बुक के अंदर आपको मिल ही जाता है एनसीईआरटी वाले में। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, 14 से 17वीं शताब्दी तक का यूरोप है ये। टाइमलाइन आप जरूर ध्यान में रखा कीजिए, इंडियन वाले में भी आपके काम आएगा। यहाँ पे न्यू आइडियाज़ एंड, ये आपका सारा का सारा वो है कि जो पुनर्जागरण का काल है उसके दौरान कला पर, साहित्य पर क्या बदलाव आए हैं, किस प्रकार की नई किस्ता, चाहे वो आपकी चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वो आपकी स्थापत्य कला हो या साहित्य हो, उसमें क्या, उसको उन आपको सबको पढ़ना है, जो आप सारी किताबों के चित्रों के वो नाम देखते हैं ना, उससे संबंधित। तो यहाँ पर न्यू आइडियाज़ एंड न्यू ट्रेंड्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स, रिलेशनशिप विद अर्लियर आइडियाज़, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का इसमें योगदान, हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नोशन यूरोपियन रेनेसा। यानी ये जो पुनर्जागरण है, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखा है कि भाई वास्तव में जिस काल को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है और जिस काल को मध्यकालीन यूरोप के काल को अंधकार का काल कहा जाता है, कि क्या भैया वो व्यू पॉइंट एकदम सही है क्या। तो उस पर एक बहुत पूरे 1-1.5 पेज का मैटर दे रखा है, और वो वहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ये इसका ज़्यादातर पार्ट है वो एनसीईआरटी की किताब से मिल जाएगा, लेकिन बाकी भी आपको आधुनिक विश्व इतिहास की किसी भी किताब से ये चैप्टर मिल जाएगा। वैसी गाइड न पढ़ें जो शॉर्ट में आती हैं, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी हेल्प मिल जाए, ऐसी कोई किताब पढ़ें।
या जैसे किसी के पास जैन एंड माथुर वगैरह पढ़ी हो तो उस तरह की किताब आपको पढ़ी, या आपने बीए के में आपकी कोई किताब लगती हो, जैसे यहाँ राजस्थान में बीए में बच्चे कुछ और किताब पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और पढ़ते हैं, बिहार में कुछ और पढ़ते हैं, झारखंड, तो अलग अलग स्टेट में बीए के दौरान अलग अलग किताबें चलती हैं। तो आप कोशिश करें, तो आपने बीए एमए के दौरान जो अगर किताबें पढ़ी हों उन किताबों में से मैं आज आपको कोई एक किताब का नाम बता दूं और आप इसके पीछे दौड़ने लग जाएं, ऐसा नहीं है। किताबें आपके पास जो भी हो, बीए में आपने उत्तर लिखने के लिए जैसी किताबें यूज़ की हैं वैसी कोई भी किताबें आप यूज़ करेंगे उससे आपका काम चल जाएगा। खासतौर से इंडियन हिस्ट्री में तो सब मिल ही जाएगा, वर्ल्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, तो यहाँ से आपको और किताबों में तो मैटर मिलना मुश्किल है, लेकिन आप खासतौर से यहाँ इस किताब से तो ये जरूर याद कर लेना, यहाँ मुख्य तौर पर बात हो रही है अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ आप जरूर पढ़ लेना नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मैटर, कि वहाँ पर किस प्रकार से यूरोपीय लोग गए, उन्होंने उनको एक अपनी कॉलोनी बनाई और फिर वहाँ पर एक नए देशों का किस प्रकार से निर्माण हुआ। ये जो सेटलर सोसाइटीज़ हैं, आबादकार जो यूरोप से आकर यहाँ की आबादी बन गए, डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन ऑफ लोकल पीपल, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको किस प्रकार से दबाया गया, किस प्रकार से उनको वहाँ से हटाया गया। हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट ऑन इंडिजीनियस, यानी इस पे इतिहासकारों का क्या व्यू पॉइंट है, ये आपको थोड़ा सा अलग से भी देखना पड़ेगा कि जो यूरोपियन सेटलमेंट वहाँ पर आया उसके कारण हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट क्या है कि वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं, मूल जो वहाँ के निवासी हैं, उन पे क्या, उनकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपको इस एनसीआर मैंने आपको बताई दिया, एनसीईआरटी के 7 चैप्टर हैं, उसी का नाम है पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये आपका चैप्टर है जिसके अंदर आधुनिकीकरण से संबंधित है, आपको एशिया से संबंधित चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले आपको किताब के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जापान का विवरण मिलेगा, जापान में किस प्रकार से पहले जो राजवंश था, फिर उसके बाद में तोकुगावा परिवार जो है, जो शोगुन के पद पर जिस प्रकार से अपने पेशवा होते थे उस प्रकार का मैटर है उसमें। शोगुन के पद पर तोकुगावा परिवार का रहा, और फिर बाद में जब अमेरिका वगैरह से समझौता करने का टाइम आया, कोमोडोर पेरी वहाँ पे आया, तो बाद में मेजी राजवंश की दोबारा स्थापना होती है, पुनर्स्थापना, मेजी पुनर्स्थापना नाम से आपको इसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। मेजी वंश की पुनर्स्थापना होती है। फिर जापान के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रवाद का एक दौर आता है, जापान पश्चिम के नज़दीक भी जाता है, लेकिन है तो वो एक तरीके से राजशाही, लेकिन वहाँ पर संसदीय परंपरा की भी थोड़ी सी होती है। फिर दूसरा विश्व युद्ध आता है और किस प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरते हैं वहाँ तक का लगभग आपको 19वीं 20वीं शताब्दी के जापान का मैटर दे रखा है। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर मिलेगा चीन का। चीन के अंदर पहले जो मिंग राजवंश का काल है उसका डिटेल आपको यहाँ भी याद नहीं करनी है। उसके बाद में कैसे वहाँ पर आपको सनियात सेन से लेकर उनकी जो कोमिनतांग जो इन्होंने एक तरीके से संगठन बनाया था, सनियात सेन, और फिर चियांग काई शेक हो गए आपके, फिर उसके बाद में आपके जो फिर माओवादी पार्टी है आपकी, माओ जेडोंग, और उससे लेकर, तो वो सारी चीज़ें आपको चाइना के बारे में, साथ ही इसके बीच में थोड़ा सा विवरण दे रखा है आपको ताइवान का, और उसके बाद में दे रखा है कोरिया का। तो ये आपको जापान, चीन, ताइवान, कोरिया, इससे रिलेटेड ये चैप्टर आपको आधुनिकीकरण से संबंधित पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के रास्ते इसका नाम है, ये चैप्टर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में इससे देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये कह दूं कि मैंने नोट्स बना रखे हैं वही आपको कारगर हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता था, उस हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी और बहुत ज़्यादा सारी डिटेल डाल दी थी, फिर उसका मतलब क्या हुआ, किताबों में ही आता है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेखन कला और शहरी जीवन है, ये जो आपको सीधे फ़ॉन्ट दिख रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी के हैं, और उसमें बाद में हमने जो इटैलिक फ़ॉन्ट डाले हैं वो आपके अलग से हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने ये डाल दिया एनसीईआरटी के अतिरिक्त अन्य उपयोगी जानकारी। तो यहाँ पर आपको सुमेरिया की सभ्यता है ना, जो भी सभ्यताएं थी उनकी वो सारी डिटेल यहाँ पे हमने डाल दी है। देखिए ये एक्स्ट्रा मैटर है, ये एनसीईआरटी का मैटर नहीं है, इसके बाद में ये हमने एक्स्ट्रा मैटर डाल रखा है। ये आपको, यदि आपको ज़रूरत है, तो यदि आप किताब पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई और किताबें हैं जिसमें इसकी सभ्यता दे रखी है मेसोपोटामिया की, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा शॉर्ट में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर भी पढ़ना चाहिए, इसमें आपको समय नहीं लगेगा। कितना पेज का, ये शायद 94 पेज का ये मैटर है इसके अंदर हिस्ट्री का। तो देखिए ये सारा, ये जो आप अभी तक आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ मेरा। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आपका रोमन साम्राज्य हो गया। ये आपका तो एनसीईआरटी किताब का मैटर है, ये सारा एनसीईआरटी बुक का मैटर है, लेकिन बुक का सारा मैटर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, तो आपको किताब पढ़नी चाहिए निश्चित रूप से, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आए। पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। देखिए रोमन शासकों का मैंने यहाँ पे, आप इस प्रकार से आपको शासकों के नाम और उनके काल आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें डाल दी हैं। देखिए यहाँ पे 2-1 पेज के अंदर आपको इसका मैटर मिल जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से ये यायावर साम्राज्य है। पुरानी किताब में 11 पार्ट होते थे, तब तो 5वां पार्ट था, अब ये तीसरा पार्ट था आपका यायावर साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर्स का। तो ये आपका डिटेल देखो, ये तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है डिटेल। चंगेज खान का जीवन वृत्त आ गया, फिर उसके बाद के मंगोल आ गए, सामाजिक राजनीतिक और सैनिक संगठन किस प्रकार का था उनका, इसके होते हुए यास, और फिर चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए यहाँ पे चंगेज खान का विवरण दे दिया, फिर उसके जो बेटों का विवरण है, फिर उसके बाद के जो खान बने, अलग अलग वंश, उनके जो शाखाएं बनी, उसका एक शॉर्ट विवरण यहाँ पर दे दिया है। भारत के साथ उसका क्या नीति है उसके बारे में। हालांकि और भी बहुत कुछ है मंगोलों के ऊपर, तो मेरे पास 2 पूरी किताबें पढ़ी, और भी बहुत सारी किताबें थी, तो लेकिन कोई अंत नहीं है। तो आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करें, उसके अंदर जो आप कुछ ऐड कर सकें वो अच्छे से कर लें। ऐसे ही 3 वर्ग वाला यहाँ पे चैप्टर है। यहाँ देखिए 3 वर्ग, तीनों वर्ग आप जानते ही हैं यूरोप के इतिहास के संबंध में। और यहाँ आप आगे और चलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये 14वीं सदी का संकट और क्या क्या हुआ था, प्लेग हुआ था या जो भी हुआ था, वो सारा उसका मैटर है। और थोड़ा सा फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पे देखिए सामंतवाद वगैरह के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये देखिए सामंतवाद का मैंने यहाँ पे इटालिक में देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड बता दिया है। फिर उसके बाद में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपके देखिए पुनर्जागरण से संबंधित मैटर इसके अंदर आ जाएगा। ये सारा आपका एनसीईआरटी के अंदर है। बुक पढ़ें तो उससे तो बेटर कुछ होता ही नहीं। कोई भी कितना भी कह दे कि मेरे नोट्स ऐसे, मेरी किताब ऐसी, जो ओरिजिनल बुक्स हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन आप एक्स्ट्रा यदि इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ये जो सारा मैटर है, ये सब एक्स्ट्रा है। जो किताबें हैं, जो और डिटेल्स हैं, जो चित्र हैं, ये सारा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा मैटर है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में सहायता देने वाला नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें जैसे धर्म सुधार से संबंधित आपको मिल सकती हैं, क्योंकि धर्म सुधार, पुनर्जागरण और धर्म सुधार दोनों पढ़ने हैं आपको, ये ध्यान रखना। धर्म सुधार का मैंने इसमें काफ़ी अच्छा मैटर डाला हुआ है। ये देखिए जो चैप्टर में दिया हुआ था उससे तो दुगना मैंने इसके अंदर अलग से दिया हुआ है। मूल निवासियों का विस्थापन, यहाँ पे देखिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मुख्य तौर पे आपको पढ़ना है। आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गया। यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में काम आने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे जोड़ी हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते में, ये देखिए आपका ये चीन जापान वाला जो मैंने आपको बताया था, है ना, इसमें मैंने काफ़ी मैटर ऐड कर रखा है। नीचे नीचे बहुत सारा मैटर मैंने, देखिए ये पूरा लास्ट में मैंने अलग अलग ऐड करके दिया था, इसमें काफ़ी मैटर ऐड है। इसी प्रकार से आपको इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है तो मैं इसी के साथ दिखा देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री आप समझना, भागना मत कहीं पे भी, आप समझना कि इंडियन हिस्ट्री का आप किस प्रकार से तैयार करते हैं। कहाँ पर है इंडियन हिस्ट्री, एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये रहा ना, ये रहा, क्या है ये, ईंटें मन की और अस्थियाँ। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला तो आपका हड़प्पा सभ्यता का है, उसमें तो कितना मैटर ऐड करें, कोई अंत तो है नहीं, उसमें ज़्यादा मैटर ऐड नहीं है, तो और उसका मिल भी जाता है। बाद के चैप्टर्स में मैंने काफ़ी सारी, जैसे मौर्य साम्राज्य वगैरह का, महाजनपद का, खूब सारा मैटर ऐड कर रखा है। 93 पेज का है। एक चैप्टर मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है जो पहले एनसीईआरटी में था, मुगल साम्राज्य से संबंधित, बाद में हटा दिया था। वो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से वो जो मैंने आपको दिखाया ना, उसी पैटर्न पर ये नोट्स आपको 93 पेज के 12 चैप्टर के, इसमें डिटेलिंग थोड़ी कम डाली है एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है फिर। और क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैटर आपको मिलेगा नहीं, उसका आपको हर जगह मैटर मिल जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री आपको रेडी किस प्रकार से करनी है। तो मेरी राय वैसे भी ये रहेगी, नोट्स के अलावा भी, कि आप किताब से पढ़ें तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। अब आपको पढ़ना कैसे है, यदि आप दूसरी जो एक्स्ट्रा किताबें पढ़ती हैं किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इंडियन हिस्ट्री में यदि आप बात करें कि प्राचीन काल में यदि आपके पास एनसीईआरटी के अलावा केसी श्रीवास्तव की किताब है, या आपके पास जैसे राजस्थान में जो बीए के अंदर कृष्णचंद्र माथुर और उन वाली किताब चलती है, या शर्मा पावा की कोई किताब चलती है, जो भी आपने बीए एमए में कोई आपके पास किताब हो इससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई भी आपके पास मैटर है, वो आप इसमें से एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यकाल के अंदर आपको यदि सतीश चंद्रा वाली जो किताब है, 2 पार्ट वाली हो तो बहुत बढ़िया, नहीं 1 पार्ट वाली सतीश चंद्रा वाली, या एलपी शर्मा वाली जो किताब है, इस प्रकार से जो किताबें आपके पास है, या किसी के पास एस के पांडे वगैरह की हो सकती है, उन किताबों से ये मैटर देख लें। इसी प्रकार से आधुनिक में यदि आपके पास स्पेक्ट्रम थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, स्पेक्ट्रम है, या पीएल गौतम की किताब है,
यानी ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपके परीक्षा वाणी वगैरह से भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा यदि आप डिस्क्रिप्टिव में देखना चाहें तो इन तरह की किताबों से थोड़ा देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम थोड़ी सी अजीब लगती है बच्चों को, तो पीएल गौतम से आप देख सकते हैं, और भी ऐसी कोई भी आपके पास किताब हो। अरविंद भास्कर जैसी किताबें पढ़ रहे हैं तो फिर तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी आंसर राइटिंग के हिसाब से जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है उसको भी कर पाए, ऐसी कोई भी किताब हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो मैं नाम लिख रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी कोई भी आपके पास किताब हो तो वो पढ़ते रहें आप, और उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर पाएं। अब इसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहला आपका जो चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, यानी ईंटें मन की और अस्थियां, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, इसमें आपके हड़प्पा सभ्यता एनसीईआरटी में भी अच्छा मैटर दे रखा है 12th के अंदर, कि हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना कैसी थी, वहाँ के घरों की संरचना कैसी थी। इसके अलावा वहाँ पर जो उसमें विलासिता की वस्तुएं कौन कौन सी मिली, यानी जीवन शैली के बारे में, उसके बारे में, उनका उत्थान नहीं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण रहे होंगे, वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो सब उसके अंदर दे रखी हैं। धार्मिक परंपराओं के बारे में भी दे रखा है, तो एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इसके आगे आपका वैदिक साहित्य, वैदिक काल वाला वो चैप्टर आपके अंदर नहीं है। यहाँ पे आपके सीधे अब जो आगे के तीनों चैप्टर हैं उसमें आप एक चीज गौर करना, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, और इसके बाद में अगला भी आप देखेंगे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। यानी आपको सीधा का सीधा महाजनपद काल पे आ जाना है। यानी आपको इसमें न तो कहीं पे कोई पाषाण काल पढ़ना है, न कोई और उस प्रकार की चीज़ें पढ़नी है, आपको डायरेक्ट आ जाना है महाजनपद काल पे। महाजनपद काल आपको पढ़ना है। उस काल में जो 16 महाजनपद हैं उससे संबंधित डिटेल पढ़नी है। उसके बाद में आपको जो कण्व है, शुंग है, जो इस प्रकार के जो शासक वंश हैं मौर्यों से पहले वाले, वो पढ़ने हैं। फिर आपको डिटेल में पढ़ना है मौर्य वंश, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर आपको गुप्त पढ़ने हैं। इसके बीच में आपको जो कुषाण हैं, सातवाहन हैं, है ना, जो पहली दूसरी तीसरी शताब्दी के जो सारे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मौर्य गुप्त पर ज़्यादा ध्यान रखना, सातवाहन जरूर ठीक से पढ़ लेना, कनिष्क वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि उसकी मूर्ति वगैरह और उसके कनिष्क के वगैरह में थोड़ी डिटेल रखी है। मौर्य की थोड़ी डाटा ज़्यादा डिटेल है। तो महाजनपद काल और मौर्य और गुप्त तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पे देखिए अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, जो प्रारंभिक राज्य हैं, महाजनपद काल की यहाँ पे बात हो रही है। ब्रॉड ओवरव्यू में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता, मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। यहाँ इस शब्द पे ध्यान दीजिए आप, राजनीतिक और अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, इंस्क्रिप्शंस एंड द डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, यानी ये लिपि से संबंधित बात है। जो जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा उससे संबंधित डिटेल भी दे रखी है चैप्टर के अंदर। इसके बाद में शिफ्ट्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, यहाँ पे जो शिफ्टिंग हुई है किसमें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की समझ को लेकर हिस्टोरियंस के बीच में, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसमें सारी चीज़ें वो भी बताई गई हैं कि ये हिस्टोरियंस किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, और जो अभिलेख पढ़ते हैं या पुरानी जो चीज़ें देखते हैं उनको देखने का उनका नज़रिया कैसे हो सकता है, वो सारे थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता रखे हैं। एक्सेप्ट में यहाँ पे देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट, यहाँ पे अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, और गुप्त काल के दौरान की जो भूमिदान से संबंधित चीज़ें हैं, और यहाँ पे प्रभावती गुप्त और उसके भूमिदान की काफ़ी डिटेल दे भी रखी है एनसीईआरटी के अंदर। तो आप ध्यान रखें, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक के काल की आपकी ये चीज़ें आपको पढ़ने हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। फिर उसके बाद में है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके अंदर आपके जो चीज़ें आ जाती हैं, आप खास तौर से तो वो चीज़ें पढ़ना, इस चैप्टर को तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा आपके जो धर्म ग्रंथों से संबंधित बात है, उस काल की जो जैसे मनुस्मृति वाला जो काल है ना, स्मृतियाँ हैं, या महाभारत से संबंधित कुछ डिटेलिंग आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसमें किस प्रकार से व्यवस्था पर, जातिगत संबंधों पर, पारिवारिक संबंधों पर जो चर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार में महाभारत का उद्धरण मिलता है इस चैप्टर के अंदर। तो सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, ब्रॉड ओवरव्यू, इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर, इससे संबंधित डिटेल वहाँ पे बहुत आपको अलग तरीके से उदाहरणों से, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन आपको कोई नोट्स वगैरह से समझ में नहीं आएगा।
आपको ये किताब से यदि आप पढ़ लेंगे, अभी आपके पास किताब नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाती है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ द महाभारत, मैंने आपको बताया ना, महाभारत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, अलग अलग उद्धरण दे रखे हैं, यानी उसके जो कुछ कथाएं भी आपको अंदर उसके अंदर दी हुई मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक्सरेप्ट फ्रॉम द महाभारत इलिस्ट्रेटिंग हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकारों द्वारा महाभारत का किस प्रकार से इतिहास लेखन में इस्तेमाल किया गया है उससे संबंधित चैप्टर है। फिर उसके बाद में है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ पे आपको मुख्य तौर पर तो महात्मा बुद्ध के बारे में, दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी के बारे में, क्या लिख रहा हूँ मैं, महावीर स्वामी के बारे में, यानी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन शॉर्ट में आपके यहाँ पे जो अलग संप्रदाय हैं, जो आपके चाहे आजीविकों की बात हो या उस समय की जो और परंपराओं में चलते हैं, चाहे वो संजय बैठलीपुत्र हों या और भी जो भी हों उस समय, यानी बुद्ध और महावीर के काल के और भी जो विचारक हैं उसके संबंध जो भी नाम एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी ले लेनी है। इसके अलावा उपनिषद की भी जानकारी यहाँ पे आपको पढ़नी है, क्योंकि उपनिषद की भी जानकारी इस चैप्टर के अंदर आपको दी हुई मिल जाएगी, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा स्तूपों पर बहुत पूरा विवरण है, वहाँ पर सांची के स्तूप के बारे में, इसके अलावा अमरावती के स्तूप के बारे में काफ़ी सारी डिटेलिंग दे रखी है, उसकी खोज से लेकर फिर उसके उसमें क्या क्या है, उसका किस प्रकार से संरक्षण किया गया, किसने उसके संबंध में योगदान दिया, वो सारी चीज़ें आपके अंदर दे रखी हैं। तो आप इस चैप्टर को विचारक, विश्वास और इमारतें, थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन अच्छे बनने की संभावना रहती है। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, अब यहाँ पे ये तो आपको प्राचीन खत्म हो गया, यहाँ से आपका आ जाता है मध्यकाल। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स यानी यात्रियों के नज़रिए से। यहाँ पे 3 यात्रियों पे विशेष तौर पे यहाँ पे फोकस किया गया है। नंबर 1 आपके इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे तो अल-बिरूनी का नाम है। दूसरे नंबर पर आपका जो है इब्न बतूता है, जो तुगलक के काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और तीसरा आपके बर्नियर है ना, शाहजहाँ से संबंधित डिटेल जहाँ पे है। और बाद में वो दानिशमंद खान के काल में शाहजहाँ के बेटे के चिकित्सक के रूप में भी इसने काम किया। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, साल पे ध्यान रखो। देखो 10th to 17th सेंचुरी, 10वीं से, अब क्योंकि अल-बिरूनी का आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वही है, बाद में इब्न बतूता है, बाद में बर्नियर है। हालांकि इसके अंदर आपको 10-12 और भी जो उस समय के मध्यकाल के अंदर जो यात्री आए हैं बाहर से उनकी जानकारी दी गई है, तो उसका भी आपको सारा पढ़ना है डिटेल। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत जाना, क्योंकि पिछली बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था लेकिन जिसमें जो पेपर आया था उसमें सिर्फ एनसीईआरटी से तो नहीं पूछा गया था, तो हमें तो अपनी तैयारी पूरी ही करके जानी चाहिए। तो यहाँ आप यात्रियों के बारे में पढ़ें, साथ ही साथ आप यहाँ पे सल्तनत काल की बेसिक सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि सल्तनत काल से रिलेटेड है। हालांकि बर्नियर का काल है वो मुगल काल में चला जाता है, तो आपको सल्तनत मुगल काल छोड़ना नहीं है। ये आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको आपको बेसिक सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ट्रेवलर से रिलेटेड हो गया। भक्ति सूफी ट्रेडिशन यानी भक्ति सूफी परंपरा आपको पढ़ना है, खासतौर से आप एनसीईआरटी के अंदर जो मैटर है, एनसीईआरटी में आप देखोगे छोटी छोटी तो कई डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आप सूफी परंपराओं में देखोगे तो आपको जो ये चिश्ती परंपरा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और यदि भक्ति परंपरा में यदि मैं बात करूँ तो आपको कबीर पर, मीराबाई पर और गुरु नानक पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि इनका ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है और चिश्ती सिलसिले का ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। बाकी आप उसके अंदर एक्स्ट्रा भी इसके अंदर छोटे छोटे नाम दे रखे हैं, तो वहाँ से भी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा पहला प्रयास होना चाहिए इनको याद करना, फिर दूसरों को याद करना। एन इम्पीरियल कैपिटल, ये एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर है और चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। सबसे पहले आप पूरा उसको समझो कि किस प्रकार से विजयनगर में कौन कौन से वंश आए, चाहे वो शुरू से लेकर संगम, सुलु, तुलु, अराविदु तक की एक पूरी कहानी जहाँ पे दे रखी है आपको, और कैसे फिर वो 1565 वाला तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी वाला जो युद्ध है वहाँ तक की डिटेलिंग, और खास तौर से कृष्णदेव राय वगैरह के बारे में आप पूरा जानकारी यहाँ पे पढ़ना। और वहाँ की जो मंदिरों की परंपरा है या उसका जो राजकीय केंद्र है वो सारी चीज़ें आपको ठीक से पढ़नी है। तो विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर हो गया। इसके बाद में आपका है पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट्स, किसान, जमींदार और राज्य। ये आपका पूरा पूरा मुगल साम्राज्य से संबंधित है। और आपको जो किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी भी अकबरनामा का पार्ट है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल तो पढ़नी है, लेकिन वहाँ पर किसानों का यानी उसका जो खेती का सिस्टम है या उनका जो भू राजस्व इकट्ठा करने का सिस्टम है वो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर के दौरान किस प्रकार से खेती होती थी और किस प्रकार से भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, कैसी पद्धतियाँ थी, उसके बारे में आप जरूर ठीक से पढ़ें।
उसके अंदर आपका थोड़ा थोड़ा मनसबदारी वगैरह का वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। इसमें आप यदि आप चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे पहले, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भी हमारे सिलेबस में क्या क्या है मेन चीज़। बाकी तो देखिए मुगल काल का एक मोटा मोटा आइडिया तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? एग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल के दौरान जो उसकी कृषि और भू राजस्व व्यवस्था है उसके ऊपर आप पूरा फोकस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया के ऊपर, आधुनिक भारत में कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, उस समय के अभिलेखों के आधार पर। यहाँ आप सीधे सीधे, आपको कोई फ्रेंच वगैरह डच वगैरह उनके बारे में कहीं कुछ नहीं पढ़ना, आप डायरेक्ट अंग्रेजों पे आए और सीधा कूद जाए 1757 प्लासी के युद्ध के समय पर, ठीक है। और प्लासी के युद्ध के बाद में 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 से उनका जो मेन काम शुरू होता है, किस प्रकार से वो वहाँ पर बंगाल की व्यवस्था संभालते हैं। जो 1765 से 72 तक जो चली वो चली, लेकिन इसमें आपका जो चैप्टर है वो मूल रूप से शुरू होगा वैसे 1793 से, जब स्थायी बंदोबस्त आएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त जिसको हम कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। तो इस्तमरारी बंदोबस्त का क्वेश्चन आ सकता है, आप पूरी डिटेल को उसको पढ़ें। फिर इस्तमरारी बंदोबस्त कैसे काम करता था, उसमें जो जमींदारों को भूमिका थी वो क्या थी, और क्यों बहुत सारे जमींदार उस समय विफल हो गए, सफल नहीं हुए, और किस प्रकार से शिफ्टिंग हुई, किस प्रकार से किस कालखंड के दौरान फसलों के दामों में कमी आई या अधिकता आई, फिर क्यों उन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त को छोड़कर बाकी इलाकों में, कई जगह आपने महालवाड़ी पढ़ा होगा, फिर कई जगह उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, है ना। राइटिंग पे मत जाओ, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो आपको पूरा इनकी जो भू राजस्व व्यवस्थाओं की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में जरूर पढ़ना है, और बंगाल में किस प्रकार से इनकी जो व्यवस्था थी उसके बारे में आप पूरा पढ़ें। साथ ही इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, देखिए इसी के अंदर आपको इसके जो सब पार्ट हैं, इसको जो अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं, वहाँ पे आपको एक संथाल और पहाड़ियों के संबंध में एक पूरा टॉपिक मिलेगा, हल और कुदाल नाम से, क्योंकि हल प्रतीक है पहाड़ियों का और कुदाल नहीं, कुदाल प्रतीक है पहाड़ियों का और हल प्रतीक है संथालों का, तो हल और कुदाल नाम से इसी के अंदर पार्ट है। तो उसके अंदर आपको संथाल और फिर जो संथालों का विद्रोह है वो आपकी पूरी आपको जानकारी उसके अंदर आपको पढ़नी है। उसके बाद में इसी के अंदर आपको जो 1875 वाला दक्कन दंगा है उसकी आपको पूरी दक्कन दंगा और उसकी रिपोर्ट के संबंध में आपको जानकारी रखनी है। फिर उसके बाद में सीधा आपको आ जाना है रिबेल्स एंड द राज, यानी 1857 की क्रांति, विद्रोही और राज नाम से ये पाठ है। इसको 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब समझते हैं। 1857 की क्रांति आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यहाँ पे आपको सीधा किस काल पे फोकस करना है, 1915 से 1950 तक के काल पर। यहाँ गांधी जी तो 1948 तक की बात है, लेकिन अगले चैप्टर में आप फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है तो 1950 तक, दोनों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ आपको। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उनके जो शुरुआती जो है चंपारण से लेकर आपका, चाहे वो खेड़ा का हो, अहमदाबाद का हो, फिर असहयोग आंदोलन हो, या फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ये दांडी मार्च से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो पूरी डिटेल गांधी जी जिन जिन आंदोलनों से जुड़े रहे उसके संबंध में आपको सारी जानकारी पढ़नी है। फिर उसके बाद में है लास्ट चैप्टर आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अंदर अंदर आपको पूरा भारत के इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना, 1915 से लेके और गांधी जी की मृत्यु तक। फिर उसके बाद में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपके कैबिनेट मिशन के बाद जो संविधान सभा का गठन है, संविधान सभा के सदस्यों की जानकारी है, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और फिर यदि आप इस चैप्टर के अंदर यदि बात करें कि किस प्रकार का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी से कोई बनाने की कोशिश करेगा, तो आपके इसके अंदर एक तो भाषा का विवाद है कि किस प्रकार से हिंदी को राजभाषा बनाने, राष्ट्रभाषा बनाने के ऊपर जो विवाद चला, एक आपके जो पृथक निर्वाचिका है उसके ऊपर विवाद में पूरा डिटेल दे रखी है, और एक तीसरा बिंदु इसके अंदर आपको दे रखा है वो केंद्र राज्य की जो शक्तियां हैं कैसे बंटवारा हो उसके संबंध में पूरी जानकारी दे रखी है। तो इसके ऊपर आप पूरा फोकस रखेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी एक चैप्टर के अंदर दे रखा है कि गांधी जी और अम्बेडकर के पृथक निर्वाचिका को लेकर जो विचार हो समझे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको ये बन जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उन चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको अन्य किताबों से भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। किताबों की सूची बताने से बेहतर ये है कि आप एनसीईआरटी से संबंधित मैटर पढ़ें, फिर उसके बाद में ये देखें कि उससे संबंधित एक्स्ट्रा मैटर, सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड, ये ऐसा नहीं कि आपने प्राचीन की किताब खोल ली और पढ़ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है।
तो पहले आप एनसीईआरटी से संबंधित मैटर पढ़ेंगे तो आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ताकि आपके पास जो अन्य किताबें हैं उनमें से आप चुन चुन कर मैटर अपने लिए पढ़ सकें। फिर उसके बाद में बात आती है कि कोई प्रश्नों से संबंधित किताब यदि आप डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत यदि देखना चाहें तो मणिकांत सिंह की किताबें आती हैं, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत की। हालांकि अभी उनका दूसरा एडिशन आया था, मैंने दिल्ली में देखा था पिछले समय में, पुस्तक मेले में गया तब, तो उनके स्टॉल पे मैंने देखा था सेकंड एडिशन, लेकिन मुझे उनके फर्स्ट और सेकंड एडिशन में कोई अंतर विशेष नज़र नहीं आया। तो मणिकांत सिंह की जो क्वेश्चन वाली किताबें आती हैं जिसमें उसके उत्तर भी लिखे रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो यूपीएससी के वगैरह के लिए है, उसमें से यदि आप कुछ मैटर देखना चाहें तो ईएमआरएस के लिए तो बहुत कम समय बचा है, या बाद में केवीएस एनिमेस का बाद में होना है थोड़ा सा, तो यदि आप उससे में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखना चाहें, थोड़ी सी महंगी आती है किताबें, तो फिर आप उसमें से देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ी समझ बनाने के लिए बढ़िया किताबें वो हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वो नोट्स यदि रिक्वायरमेंट है तो आप हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन में एक पहला ही फोल्डर है पेड कोर्स का, उसके अंदर आप ईएमआरएस नोट्स नाम से आपको मैटर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।